स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आप सभी का आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन डेडिकेटेड है भारत के एक बहुत महान शख्सियत को, जो हैं फली एस नरीमन। रिसेंटली 21 फरवरी को 95 साल की आयु में फली एस नरीमन ने अपनी आखिरी सांसें ली एंड इस दुनिया से इनका निधन हो चुका है। लेकिन अपने जीवन भर में इन्होंने जो बड़े बड़े कार्य किए हैं, उससे ही हैज अर्नड द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड एज भीष्म पितामह ऑफ जुडिशरी। 75 इयर्स के लगभग इनका जो लॉ और लीगल सिस्टम में जो करियर रहा है, उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कई सारी लैंडमार्क जजमेंट्स में कंट्रीब्यूट किया। और भारत में जो मॉडर्न लॉ आज एग्जिस्ट करता है, हमारा चाहे बेसिक स्ट्रक्चर पे भी काफी हद तक जो इन्फ्लुएंस है, राइट, एंड द वे द जुडिशरी सिस्टम वर्क्स इन इंडिया, इसमें फली एस नरीमन की एक बहुत अहम भूमिका रही है, राइट। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि फली एस नरीमन, इनकी बैकग्राउंड क्या थी, हु ही वाज एक्चुअली, राइट। इसके बाद वी विल अंडरस्टैंड हिज रोल इन बिल्डिंग द लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ मॉडर्न इंडिया, जहां पर इनके कई सारे नोटेबल केसेस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पॉन्डर करेंगे इन केसेस को देखते हुए ही कि क्यों फली एस नरीमन को भीष्म पितामह कहा जाता था। क्या ऐसा था कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, या फिर कोई और रीजन था, राइट। वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल पॉन्डर अपॉन। एंड आखिरी में ये मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा दैट व्हाई यू पर्सनली थिंक कि इन्हें एक्चुअली जो भीष्म पितामह कहा गया है, दैट इज अ राइट टर्मिनोलॉजी जो इनके लिए यूज की गई है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इनकी ब्रीफ हिस्ट्री और अर्ली लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इनका जन्म देखो 10 जनवरी को हुआ था इन 1929, राइट। एंड जब इनका जन्म हुआ था, तब ये जन्म रंगून में हुआ था, विच इज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। म्यांमार में यंगून नाम की एक जगह है, तो रंगून इसको वहां पर उस समय पर कहा जाता था, राइट। एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ ही वॉज क्वाइट एनेबल स्टूडेंट, काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ठीक है, इनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल, बिशप्स कॉटन स्कूल ऑफ शिमला, वहां से हुई थी, राइट। अब इनके बारे में फर्दर आपको आगे बताने से पहले फटाफट बता देता हूं कि देखो दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि हम अपना नाम बनाएं, जीवन में कुछ ऐसे काम करें जहां पर हमारे मरण उपरांत भी उन कार्यों की वजह से हमें याद रखा जाए। आई एम वेरी श्योर आप में से भी कई लोग इस तरह की शायद इच्छा रखते हैं, विच इज काफी बड़ी इच्छा है। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर बनना, सिविल सर्विसेज क्रैक करके जो अपॉर्चुनिटीज आईएएस या आईपीएस की सर्विसेज आपको देती हैं टू सर्व योर सोसाइटी एंड टू पुट अ मार्क ऑन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में हम जो काम करते हैं, जिस तरीके से हमारा जीवन सोसाइटी के भले के लिए यूज होता है, वही चीजें हैं जिससे कि हमें हमेशा के लिए याद रखा जाता है, राइट। हम अमर बन जाते हैं इतिहास के पन्नों में। तो अगर आईएएस बनकर आप भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि स्टडी आईक्यू का P2I बैच, जो कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही शानदार बैच है, इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी को शाम 6 बजे। इस बैच के अंदर आपके बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी की बात हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स की बात हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, हर चीज की कवरेज इस बैच में काफी अच्छे से की जा रही है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में अक्सर कई दुविधाओं से जूझते हैं, तो उनको एक गाइड, मेंटोर और एक पर्सनल टच चाहिए होता है, जिससे कि उनकी जो यूनिकनेस है, यूनिक स्ट्रेंथ, यूनिक वीकनेस, उसका ध्यान रखते हुए उनके लिए एक प्लान चॉकआउट किया जा सके। P2I बैच में आपको एक डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटोर दिया जाएगा, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस तरह के कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी शंकाएं आती हैं आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड, वो आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। एक और खास बात इस बैच की ये है कि हमने देखा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स नोट्स बनाने में अक्सर काफी सारा टाइम बर्बाद करते हैं, और टाइम बर्बाद तो नहीं कहना चाहिए, बट उनका काफी सारा टाइम इसमें चला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो कई बार नोट्स बनाने में ऐसा समय निकाल देते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, और क्लास में अगर वो रनिंग नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उनको ये समस्या आती है दैट दे आर अनेबल टू लिसन टू द फैकल्टी प्रॉपरली। तो इस बैच के अंदर क्योंकि आपको नोट्स हमारी ही टीम प्रोवाइड कर रही है, सो उसका फायदा ये होता है दैट यू डोंट नीड टू बेसिकली मेक द नोट्स, आपको हमारी ही तरफ से नोट्स मिल जाते हैं, आपका समय बचता है।
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजेस में प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, मेंस के लिए क्रैश कोर्स, दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की पूरी गाइडेंस आपको साथ मिलेगी। एंड आज के दिन अगर आप CS लाइव कोड से इस बैच में एनरोल करते हैं या इनफैक्ट किसी भी स्टडी IQ के बैच में आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग द हाईएस्ट डिस्काउंट। यूजुअल डेज में ये 24,999 का कोर्स होता है, बट ऑन द ओकेजन ऑफ लीप ईयर सेल यहां पर आपको CS लाइव कोड से ये 22,499 का मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी आपसे क्लासेस में मिलते हैं, एनरोल कर लेना। पूरी फाउंडेशन आपकी 10 फरवरी 2025 को कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका सिलेबस देखो एक बार पूरा का पूरा 10 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, आपके प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक वहां पर होना है, तो उससे पहले वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी डन। ठीक है, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर क्लिक करके आप फर्दर जानकारी भी ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर @HELLOCHANDAN यहां पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, यहां पर देखो, बिशप्स कॉटन स्कूल शिमला में इनकी इनिशियल स्कूलिंग हुई और इनिशियली इनका जो रुझान था वो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की तरफ ज्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली इनको रियलाइज हो गया था कि शायद नियति ने कानून के क्षेत्र में इनके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है। सो कॉन्सिक्वेंटली ये मुंबई के लॉ कॉलेज से अपनी लॉ की परसुएंस करते हैं और अपनी लीगल जर्नी की शुरुआत करते हैं बाय जॉइनिंग बॉम्बे हाई कोर्ट इन 1950। 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट को ये ज्वाइन कर देते हैं। 1961 में ये एक सीनियर एडवोकेट के रूप में तैनात हो जाते हैं और 1972 में ये डिसाइड करते हैं कि नाउ द टाइम हैज कम कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में ये अपनी सर्विसेज दें, और 1972 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये चलते हैं। वहां पर इनको 1972 में ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की उपाधि दी जाती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली देखो, बहुत सी लिटिगेशंस जो भारत में होती हैं उनमें से वन ऑफ द लिटिगेंट इज ऑलवेज गवर्नमेंट। ठीक है, मान लो कुछ गड़बड़ चल रही है, मैंने PIL फाइल करनी है, या मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ उसमें हो गया, या फिर कोई और समस्या आई, तो वहां पर स्टेट वर्सेस समवन इस तरह से केस होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि सरकार ही ज्यादातर केसेस में एक पार्टी होती है। ठीक है, तो तर्क वितर्क चल के अल्टीमेटली देखा जाता है कि क्या सरकार ने सिटीजन के राइट्स पर एंक्रोच किया, ठीक है, कि सिटीजन गलत था तो उसको कुछ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इस सब में सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीम ऑफ लॉयर्स एंड एडवोकेट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अटॉर्नी जनरल इन सब में से हाईएस्ट इस तरह के लॉ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन उनकी एक टीम भी होती है, उन्हीं में से एक क्या होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो ये जनरल लेमैन टर्म्स में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता क्या है, इसकी आपको क्लैरिटी दे दी है, राइट। अब इट इज क्वाइट अ ब्रिलियंट पोस्ट, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन है सरकार में, राइट, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली काफी स्ट्रांग पोजीशन है। लेकिन नरीमन साहब के प्रिंसिपल्स किसी भी पद, प्रतिष्ठा या अगर हम कुर्सी कह लें उसके लालच से, उसका लालच को लेकर नरीमन साहब, उनके लिए बातें मैटर नहीं रखती थी। उनके लिए मैटर रखते थे अपने प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत, जीवन के जो वो सिद्धांतों को फॉलो करते थे वो सबसे ऊपर थे। ठीक है, और यहां पर आपका जो सवाल है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, दैट व्हाई फली एस नरीमन is being called as भीष्म पितामह ऑफ इंडियन जुडिशरी, उसका जवाब अब यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे हम डिस्कशन के आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ऐसा हुआ दोस्तों कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की इनके पास पोजीशन तो थी, लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आप सभी जानते हैं कि इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था ऑन 25 जून 1975, तो उस समय अगले ही दिन जब फली एस नरीमन को ये साफ दिख रहा था कि सरकार खुद ही कानून के एक तरीके से धज्जियां उड़ाने में लगी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच किया जा रहा है, जुडिशियल प्रोसेसेस को अंडरमाइन किया जा रहा है, जियोपर्डाइज किया जा रहा है, 26 जून 1975 में फली एस नरीमन ने अपनी रेजिग्नेशन सरकार को दे दी। ठीक है, और उसके बाद बतौर सीनियर एडवोकेट की तरह ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया। अब इनके कई ऐसे केसेस हम देख सकते हैं जिसके जरिए, जहां पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दी और उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से जो भारत का मौजूदा मॉडर्न लॉ और लीगल फ्रेमवर्क है वो शेप हुआ। इन केसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे द सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस की। ठीक है, लेकिन सेकंड जजेस केस को समझने से पहले फर्स्ट जज केस क्या था और उसमें क्या तर्क वितर्क हुए उनको भी ब्रीफली समझ लेते हैं। तो ऐसा था दोस्तों कि अगर आपको भारत के संविधान की थोड़ी जानकारी है तो उसमें आपको पता होगा कि देयर इज आर्टिकल 124, ठीक है, अनुच्छेद 124। यह अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज
ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, जिसका इफेक्टिवली मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और ऐसी अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट को जजेस ऑफ प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस को कंसल्ट करना होगा एज जो भी के एज डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर ऐसे कहा जाता था कि हमेशा कंसल्ट किए जाएंगे जब भी ऐसी अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, अदर देन द सिचुएशन जहां पर चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है। बाकी हर स्थिति में जब भी प्रेसिडेंट ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में डिसीजन लेना है तो वहां पर इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के केस में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट जज केस में ना एक आर्गुमेंट सामने आती है हमारे, यहां पर सवाल ये बनता है कि कंसल्ट करने का मतलब क्या है। अगर मैं कोई काम, ठीक है, आप भी यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का P2I बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप भी हो सकता है अपने फ्रेंड से कंसल्ट करें, 4-6 लोगों से पूछेंगे कि क्या P2I बैच जिसमें चंदन सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसको लेने का कोई फायदा है, क्या सर अच्छे से क्लास में कराते हैं, सर के हैंड रिटन नोट्स को दिखा दो, ठीक है। तो उसमें आपके फ्रेंड्स, पियर्स, कोलीग्स, आपके पेरेंट्स क्या कह सकते हैं। इनमें से हो सकता है कुछ लोग कहें कि ठीक ठाक है, इतना मुझे तो नहीं पता, ठीक है, मैं तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे को आने जाने में मेरा टाइम वेस्ट हो, वहाँ पर रेंट मैं बहुत ज़्यादा पे करूँ, राइट, और चाय की चुस्कियों के बिना वो फील नहीं आती पढ़ने की। हो सकता है कोई कहे कि इसलिए मज़ा तो देखो ORN या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि पढ़ना है तो हमारी नज़रों के सामने पढ़ो, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए वो हम दे देंगे, ठीक है। तो कंसल्टेशन में क्या कि आप सलाह ले रहे हैं, राइट। अब अल्टीमेटली क्या है कि आप क्या करेंगे, क्या इनकी बातें सुन ली लेकिन आप करोगे वो जो आपको ठीक लगता है। तो क्या यहां पर कंसल्टेशन का मतलब ये है कि जो आपका फ्रेंड कह रहा है आप वही मानोगे, कि कह दिया कि नहीं ऑफलाइन में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है तो पढ़ाई भी वहीं ज्यादा होती होगी तो इसलिए ऑफलाइन में जाओ, क्या ये करेंगे। या फिर आप सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाकर, ठीक है, कि फायदा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें मेरा ऐसा ज़्यादा पैसा लग सकता है या कम लग सकता है, इसमें मैं ज़्यादा सीख सकता हूँ या कम सीख सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर जो डिसीजन लेते हैं वो होता है आपकी डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। लेकिन कंसल्टेशन करके आपने वो इनपुट्स लिए। तो यहाँ क्वेश्चन था कि जब प्रेसिडेंट ने कंसल्ट करना है, क्या कंसल्ट करने का मतलब यही है कि अच्छा प्रेसिडेंट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी आप बताइए क्या बोलेंगे, आप बताइए क्या बोलेंगे, डिसीजन प्रेसिडेंट ने खुद का लिया, ठीक है। ये सवाल, ये आर्गुमेंट बन गई। या कंसल्टेशन का मतलब है कि जो इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा, ठीक है। ये एक आर्गुमेंट बन गई। फर्स्ट जजेस केस हुआ और फर्स्ट जजेस केस के अंदर 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यहां पर कंसल्टेशन का मतलब है सिर्फ कंसल्टेंसी, ठीक है। इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब होता है कि जो इन जजेस ने कह दिया वो मानना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1981 में कहा कि प्रेसिडेंट इन जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से के ओपिनियन से बाध्य नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ये कहेंगे वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, और इस तरह से इस सिनेरियो में, ठीक है। अब इस डिसीजन को 1987 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने चैलेंज कर दिया इन फ्रंट ऑफ अ 5 जज बेंच। यहां पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे फली एस नरीमन। इन्होंने अपनी एक आर्गुमेंट रखी कोर्ट के सामने, 5 जज बेंचेस के सामने, कि कंसल्टेशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेसेस में इज मच मोर देन मेयरली गिविंग एन ओपिनियन, ठीक है। सिर्फ एडवाइस देने के लिए ये कंसल्टेशन नहीं हो रही, पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर इस प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तो कंसल्टेशन को हम सिर्फ सलाह लेने की तरह नहीं देख सकते। मोर ओवर इन्होंने कहा कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन में जो उनका ओपिनियन है, इट मस्ट बी सीन एज बाइंडिंग, तभी हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ऐसे तो आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट ज्यादातर डिसीजंस अपने, सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर वो अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट विद एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहां पर गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ी लिटिगेंट रहती है सुप्रीम कोर्ट के केसेस के अंदर, वो डिसाइड करेगी कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा, जजेस कौन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। तो ऐसे में तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो फली एस नरीमन ने ये सारे तर्क वितर्क देते हुए इन्होंने कहा कि बाइंडिंग नेचर होनी चाहिए चीफ जस्टिस और ऐसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओपिनियन और उनकी कंसल्टेशंस की।
ठीक है। और साथ ही साथ जजेस जो हैं, क्योंकि उनको कानून की मच बेटर नॉलेज है, तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिटरमिन द सुटेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर वर्दी ऑफ बिकमिंग सच जजेस। कि क्या एक व्यक्ति जिसको कानून की बहुत ही अच्छी खासी जानकारी है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, पर क्या ये जज बनने लायक है? क्योंकि जज के कंधों पर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट्स नॉट इजी टू बी जज। जज ऐसा नहीं है, इमोशंस पर नहीं चल सकते जज। जज को रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना है। तो यहां पर इनके तर्क को सुनकर हुआ ये कि ये सेकंड जजेस केस, ठीक है, 5 जज बेंच ने हायर बेंच को, ठीक है, 9 जज बेंच को ये केस रेफर कर दिया एंड उसमें ओपिनियन निकला, उसमें वर्डिक्ट आया इन 1993 दैट ऐसा जो कंसल्टेंसी है इट शुड बी सीन और रेड एज कॉन्करेंस। ठीक है, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे और जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो ओपिनियन रहेगा इट शुड मीन कॉन्करेंस। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम जो पिछले काफी देर से, स्पेशली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, तो उसके बाद ये कोलिजियम सिस्टम काफी घेरे में भी था डिबेट के। ठीक है, तो यहां पर आउटकम ये निकली कि एक कोलिजियम सिस्टम बन गया। कोलिजियम सिस्टम में क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उनको असिस्ट करते थे उनके 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस। इनसे कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन देंगे और जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपिनियन देंगे वो ओपिनियन क्या होगा? बाइंडिंग होगा। तो प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये यहां पर आउटकम निकली। लेकिन यहां पर एक एनॉमली आ गई। एनॉमली ये आई कि क्या जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे अपने कोलीग्स, फेलो कोलीग्स, दूसरे जजेस को कंसल्ट करना है, तो क्या उस कंसल्टेशन में अगर किसी एक जज ने मान लो ऑल्टरनेट ओपिनियन दे दिया कि नहीं ये व्यक्ति जज बनने लायक नहीं है मेरी नजरों में, उस केस में फिर क्या होगा? और क्या जो इनके कोलीग्स हैं वो मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिल्कुल ही उलट ओपिनियन दे रहे हैं कि जो CJI का प्रेफर्ड कैंडिडेट है, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो दूसरे जो जजेस हैं उनका जो प्रेफर्ड कैंडिडेट है, अगर ये दोनों यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो उस केस में क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। और KR नारायणन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो अराउंड इन 1998 आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट की अपनी एक पावर यूज करते हुए इन्होंने ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया। आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मांगने के लिए एक पावर देता है। ठीक है, 2 तरह के लीगल ओपिनियन ये मांग सकते हैं। एक ऐसा डिबेट जहां पर पब्लिक इंपॉर्टेंस इंपैक्ट हो रही है, और दूसरी वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के लागू होने से पहले अगर किसी कन्वेंशन या किसी सनद के तहत कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूजिंग द पावर्स गिवन इन दिस आर्टिकल। तो यहां पर ये जो मैटर था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर था, राइट। और इसमें एक और चीज बता दूं कि अब देखो सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे एडवाइस देते हैं ना, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे ही या नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन लीगल ओपिनियन जरूर सीख कर सकते हैं सो दैट ही इज एबल टू एक्ट in a way which is best suited to serve the legal ends as well। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को जब इन्होंने ये रेफरेंस दी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन के लिए अपने एमिनेंट जूरिस्ट एडवोकेट से भी ओपिनियन मांगा कि क्या करना चाहिए, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अपना जो ओपिनियन दे रहा है तो बाकी जजेस के ओपिनियन को क्या कैसे वेटेज दें, कैसे इंश्योर करें कि बैलेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं, ऐसे तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पुलिंग ऑल द शॉट्स इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, तो बैलेंस कैसे मेंटेन करें। फली एस नरीमन को यहां पर रियलाइज हुआ कि बात तो सही है, सेकंड जजेस केस में एक शायद यहां पर कोई ना कोई वैक्यूम रह गया जिसको फिल करना जरूरी है। तो कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने भी अपनी ओपिनियन और अपनी एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से क्या किया, रेकमेंड किया कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूसरे जजेस को, ठीक है, दूसरे जजेस के साथ कंसल्टेशन करेंगे तो उसमें होगा ये कि जो इनका कोलिजियम सेकंड जजेस केस के एंड तक 3 कोलीग्स द्वारा बनता था कि 3 और जजेस होते थे, अब ये 4 होंगे। ठीक है, नाउ देयर विल बी 4 जजेस। इनमें से 2 ने भी अगर किसी एक जज के बारे में उल्टा बोल दिया कि मतलब ये ये इंसान जज बनने के लायक नहीं है, ठीक है, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें आगे रिकमेंड नहीं करेंगे टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां पर ये सिचुएशन यहां पर आ गई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ, आज की स्थिति में हम यही सिस्टम फॉलो करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस क्या हम फॉलो करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस हिज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
तो ये सिस्टम ने आज की डेट के कोलिजियम सिस्टम को एक तरीके से प्रॉपरली स्टैब्लिश कर दिया। अब कोलिजियम सिस्टम के ऊपर अक्सर ये डिबेट निकली है कि जुडिशरी ही डिसाइड कर रही है कि हु विल कैरी ऑन इट्स लेगेसी, यानी कि जजेस ही डिसाइड कर रहे हैं कि अगला जज कौन बनेगा। तो इसमें अक्सर कंट्रोवर्सी आती है कि नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है, भाई भतीजा बहुत चलता है जुडिशरी में, तो देयर शुड बी सम एक्सटर्नल ओपिनियन एज वेल, कि सरकार, ठीक है, सरकार का भी ओपिनियन मैटर करना चाहिए और सरकार को कुछ रास्ता बनाना चाहिए जिससे कुछ दूसरे एक्सटर्नल एमिनेंट जूरिस्ट भी हों जो अपना ओपिनियन दे सकें। यहां पर तो जो ऑलरेडी जज बन गए हैं वही ओपिनियन देते जा रहे हैं। तो इसके लिए 2014-15 में डिस्कशन होती है और एक बिल पास किया जाता है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है जो आर्टिकल 124A ये हमारे संविधान में इंसर्ट कर देती है। इस आर्टिकल 124A का पर्पस क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करना फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। उसकी जगह क्या बनेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के अंदर 6 लोग होंगे, 3 जुडिशरी से और 3 नॉन जुडिशरी से, ठीक है, यानी कि 3 सिटिंग जजेस रहेंगे और 3 जो हैं वो सरकार और उनके नुमाइंदे रहेंगे, ठीक है। तो इन 6 लोगों में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेफिनेटली होंगे और वो इस कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहेंगे। 2 लोग जो रहेंगे, 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे, ठीक है, तो ये जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर दूसरे 3 मेंबर्स कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, ठीक है, ही विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, ही विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर। और इन्हीं के साथ साथ 2 एमिनेंट लोगों को यहां पर रिकमेंड किया जा सकता है जिनको कानून की अच्छी खासी जानकारी भी आइडियली होगी, राइट। और इन लोगों को कैसे रिकमेंड किया जाएगा, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी, जिस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। अगर विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो यहां पर थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, ये चेयरमैन भी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, दीज आर 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर, ये मेंबर हैं, राइट। अब यहां पर जो 2 मेंबर्स हमने फिल करने हैं, 2 एमिनेंट पर्संस, इनको नॉमिनेट करेगी एक कमिटी, ठीक है, ये यहां पर नॉमिनेट करेगी इन 2 लोगों को। और इस कमिटी में कौन कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। अब यहां पर देखो सब कुछ ठीक ही था, बट एक ग्लिच ये आ गया कि इस एनजैक में प्रोविजन ये रख दी गई कि अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में 2 लोगों ने वीटो कर दिया किसी एक व्यक्ति की जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, तो उसे जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उपाधि नहीं मिलेगी। जिसका मतलब यह है कि सरकार के पास एक तरीके से वीटो आ गई कहीं ना कहीं, कि अगर मान लो एक व्यक्ति है विच इज नोन कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून को फॉलो करते हैं, फॉलो करवाते भी हैं, और हो सकता है और ज्यादातर उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो सिटीजन फ्रेंडली हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जजमेंट्स दिए हैं ज्यादातर। तो यहां पर हो सकता है सरकार चाह सकती है कि ये जज ना बन जाए या ये चीफ जस्टिस ना बन जाए, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है कि लॉ मिनिस्टर डिसाइड कर लें कि मैं तो इनकी वीटो करूंगा, ठीक है। अब इनमें से देखो जुडिशरी हो सकता है कहे कि नहीं, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखने के लिए और जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज नेसेसरी कि ये जज बने। अब इन 2 एमिनेंट पर्सन में से किसी एक को भी इन्होंने अपनी तरफ कर दिया तो ऐसे अच्छे जज की अपॉइंटमेंट रुक जाएगी। इस तरह की और भी कई सारे ग्लिचेस थे एनजैक में, जिसकी वजह से ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हो गया। कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो अगेन फली एस नरिमन वाज वन ऑफ द जूरिस्ट, वन ऑफ द एडवोकेट जिन्होंने एनजैक के अगेंस्ट अपनी कुछ आर्गुमेंट्स थी। इन्होंने साफ साफ कह दिया दिस एनजैक वुड इम्पिंज अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हाउ इज लेजिस्लेचर बीइंग अलाउड, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको भी आप कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहे हो टू नॉमिनेट दीज एमिनेंट पर्संस, ठीक है, तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है। कैसे आ रहा है कि जब केस होता है सरकार वर्सेस समवन, तो जब सरकार खुद उस केस में इन्वॉल्व है और वही एंटिटी डिसाइड करेगी कि जज कौन बनेंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो फली एस नरिमन की इन आर्गुमेंट्स को सुनते हुए प्लस वेरियस अदर आर्गुमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस केस अल्टीमेटली एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी एंड आर्टिकल 124A आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दीज आर क्वाइट
प्रोमिनेंट जजमेंट्स, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट बता दूं कि अभी तक आपको अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। काफी बड़े व्यक्ति के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं एंड जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम भी आ सकती है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सीएस लाइव ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो hello.chandan.sharma ऑन इंस्टाग्राम यहाँ पर जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और हेलो चंदन, दिस इज मी ऑन टेलीग्राम, इस हैंडल पर अगर कोई क्वेरी है आपकी रिलेटेड टू आवर कोर्सेज तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये केस है आईसी गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब इस केस में ना एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिबेट अराइज हो गई थी। राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा था कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसे फंडामेंटल राइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बहुत जल्द ये रियलाइज कर लिया गया कि अगर हमने अंग्रेजी शासन के दौरान जो भी एट्रोसिटीज हुई थी हमारे रूरल इंडिया में, जहां पर जमींदार की एट्रोसिटीज सभी को पता है कि उससे काफी ज्यादा शोषण हुआ था हमारे किसान और एग्रीकल्चर लेबरर्स भाइयों का, राइट। तो उसके इम्पैक्ट को अगर हमने ऑफसेट करना है और आजाद भारत में हमने हर किसी को अपनी मेहनत का अधिकार देना है तो लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए ये जो जमींदार के बड़े बड़े एस्टेट्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, उन पर सीलिंग भी लगानी पड़ सकती है। उनकी काफी सारी जमीनों को एक्वायर करके लैंडलेस लेबर में या एग्रीकल्चर लेबर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट भी करवाना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज जब सरकार को रियलाइज हुई तो पहली ही अमेंडमेंट जो हो गई 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 31A एक्चुअली क्या करता था, ये 5 तरह के कानून को, ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट्स देने का पर्पस क्या है कि सरकार का ऐसा कोई भी कानून नहीं होगा जो इन फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडर सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। वो प्रोविजन भी यहीं पर दे रखी है, इमरजेंसी एंड ऑल दैट, राइट। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जहां पर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हो रहे हैं, स्पेशली द राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, एंड द 6 लिबर्टी या फ्रीडम लॉस अंडर आर्टिकल 19 स्पीच, मूवमेंट एटसेट्रा। तो इन दो राइट्स को जो हमें आर्टिकल 14 और 19 में दे रखे हैं, इन्हें वायलेट नहीं कर सकता कोई भी कानून, राइट। अब इसमें चैलेंज ये हो गया, ठीक है, सरकार के ऊपर एलिगेशंस और चैलेंज लगता था कि जब भी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कोई कानून बनाते थे, जैसे बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1950, इसमें चैलेंज ये हुआ कि इस लैंड रिफॉर्म्स में जमींदारों से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। 31A में जब इंट्रोड्यूस किया ना तो इसमें यह भी था कि सरकार एक्वायर कर सकती है स्टेट्स अगर उसको जरूरत पड़ती है टू फुलफिल अ बिगर एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, एंड अलोंग विद दैट सरकार फेयर कंपनसेशन भी देगी, ठीक है। बट उसके बाद कई सारी स्टेट्स में जब लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून आते थे तो उसमें यह देखा जाता था कि जमींदारों से लैंड उनकी एक्वायर कर ली जाती थी, ठीक है। एंड बिकॉज उसमें इश्यूज ये आ जाते थे कि जब भी जमींदार वर्सेस छोटे किसानों को एक तराजू में नहीं तोला जाता था, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वालिटी और इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 17th अमेंडमेंट हुई, ठीक है, 17th अमेंडमेंट ने इसी प्रकार के चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और ये जो 5 तरह के लॉज थे जो इससे प्रोटेक्ट कर रहे थे आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन से, दीज आर द 5 लॉज, ठीक है। टेकिंग ओवर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बाय द स्टेट, कंबाइनिंग द कंपनीज, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट और ऑल्टरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स राइट, एंड एक्सपिरेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, राइट। अब यहां पर केस हो गया, अब केस में ना एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर तो डिबेट नहीं है, लेकिन ये डिबेट सामने आ गई कि पार्लियामेंट की कोई लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। क्या पार्लियामेंट को जो पावर दे रखी है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है? तो यहां पर जब डिबेट हुई अगेन फली एस नरिमन, इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए और वहां पर ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने नोट की कि एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट, राइट, इट कैन नॉट मेक अ लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है। तो यहां से फली एस नरिमन ने क्या किया, फली एस नरिमन ने स्टेट का एक दायरा बनाया, ठीक है, लेजिस्लेचर का एक दायरा बना दिया कि ये नहीं कि अगर आपको बहुमत मिल गई है इन इलेक्शंस, राइट, तो वहां पर आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन इस तरह की यहां पर
निकल के आई, ठीक है। 13 क्लॉज 2 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया। इसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब तक हमने देखा कि फली एस नरीमन ज्यादातर किस साइड का साथ दे रहे हैं, जहां पर आपको भी लग रहा है कि जहां पर नेचुरल जस्टिस नजर आ रहा है, तो उनके वकील या उनकी तरफ से इन्होंने अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में इंटरेस्टिंगली फली एस नरीमन ही रिप्रेजेंटेड यूनियन कार्बाइड। ये वही यूनियन कार्बाइड है जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नॉर्म्स के लैप्स होने की वजह से मिथाइल आइसोसाइनाइड 3 दिसंबर 1984 को मिडनाइट में रिलीज हो जाती है, कॉन्सिक्वेंट टू विच बहुत सारे लोग नियर भोपाल दे लूज देयर लाइव्स एंड बहुत से लोगों में डिसेबिलिटी आ जाती है, राइट। तो यहां पर ऑब्वियसली जब इतना बड़ा कांड होगा तो लोग कंपनसेशन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज फली एस नरीमन जिन्होंने यूनियन कार्बाइड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी आर्गुमेंट्स दी। एंड यहां पर देखो यही है, इसी वजह से दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां पे इनको बीच में पितामह कहा जाता है कि यहां पर भी यूनियन कार्बाइड की तरफ से भी लॉयर होते हुए इन्होंने धर्म या न्याय की तरफ, न्याय का साथ देना सही समझा। इन्होंने यूनियन कार्बाइड की तरफ से ही ऑफर्ड टू पे अ सम ऑफ $426 मिलियन इन 1984, ठीक है। उस समय पर इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी, राइट, एज ए कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ ट्रेजेडी। और 1989 में यूनियन कार्बाइड फाइनली एक सेटलमेंट में पहुंच गई जहां पर $470 मिलियन कंपनसेशन में मिल गए, ठीक है। तो एक मीडिएटर का देखो, यूनियन कार्बाइड के लॉयर या एडवोकेट होने के साथ साथ इन्होंने मीडिएटर का भी काम किया, राइट। एंड जो भी फेयरली इन विक्टिम्स को यूनियन कार्बाइड की तरफ से कंपनसेशन बनती थी उसमें भी इन्होंने एक क्रूशियल भूमिका यहां पर निभाई, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और केस आया था, टीएमए पई केस, राइट। इस टीएमए पई केस में ऐसा था कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इससे रिलेटेड डाउट्स एंड इससे रिलेटेड डिबेट्स इश्यूज में आ गई थी। यहां पर ऐसा था कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 माइनॉरिटीज को यह अधिकार देता है टू रन, मैनेज एंड एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और माइनॉरिटीज अपने कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगी उसमें ये खुद के हिसाब से मैनेजमेंट रूल्स रख सकते हैं, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, जैसे मान लो देयर आर कम्युनिटीज लेट्स से ए बी सी, ए एंड बी लेट्स से ये मेजॉरिटी है, ये सी बहुत ही माइक्रो माइनॉरिटी या एक्सट्रीमली माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो यहां पर स्टेट इनके ऊपर ये रूल्स नहीं इम्पोज कर सकती कि आपको लॉस के हिसाब से दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को, बच्चों को, स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा, उससे इनका माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। देन व्हाई, ये तो सिर्फ फिर नाम का आर्टिकल रह गया ना। तो यहां पर इस आर्टिकल में अगेन फली एस नरीमन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी दैट स्टेट बाय स्टेट बेसिस पे पहली बात रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई की जाएंगी, एंड सेकेंडली यहां पर स्टेट के पास इतना अधिकार नहीं है, स्टेट डेफिनेटली रेगुलेट कर सकती है कि इसके रूल्स कैसे होंगे, जैसे करिकुलम में थोड़ा बहुत सजेशन कर सकती है स्टेट, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलेशंस इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होनी चाहिए कि माइनॉरिटी कैरेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। और ये जो राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, दिस इज मेयरली एन इल्यूजन, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हमें सामने आती है। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस जो आप सबने शायद रीसेंट पास्ट में देखा भी होगा, असम में जो गवर्नर के पावर्स को लेकर एक भसड़ मच गया था वे बैक इन 2016, ठीक है। 2016 ये वो साल है जब बीजेपी गवर्नमेंट रिसेंटली बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीती थी, राइट। एंड 2 साल इनको सरकार बनाए हुए थे एंड रैम्पेंट वाइड रेंजिंग इन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे। पॉपुलैरिटी इनकी ऑल टाइम हाई थी, बट इनकी समस्या ये थी दैट राज्यसभा में इनके पास उतने नंबर्स नहीं थे जिससे कि ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकें, राइट। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है एंड बोथ द हाउसेस में नंबर्स का होना जरूरी है, राइट। और राज्यसभा में स्टेट, किन स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट बनती है वो भी मैटर करता है, ठीक है, आपके नंबर्स को इन राज्यसभा। तो यहां पर ये चाहते थे कि मैक्सिमम स्टेट्स में भी इनकी अपनी गवर्नमेंट बन सके, राइट। तो 2016 एंड मोर ओवर आपको पता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। तो 2016 में अरुणाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं जहां पे हुआ ये कि 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां पर, ठीक है। नबम तुकी चीफ मिनिस्टर थे। तो 21 कांग्रेस एमएलएज ये बागी हो जाते हैं, ठीक है। 21 कांग्रेस एमएलएज दे रिबेल, ठीक है। इस रिबेलियन की वजह से क्या होता है कि क्लियरली अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में अगर 21 एमएलए अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो ऑब्वियसली फ्लोर टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी सरकार, ठीक है। तो उस केस में क्या है, फिर गवर्नर
दूसरे ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, ठीक है, और उनको फिर प्रूव करना पड़ता है अपनी मेजोरिटी एंड दे कैन देन फॉर्म द द गवर्नमेंट। अब इसमें ऐसा होता है कि जब इन 21 कांग्रेस एमएलएज ने विरोध किया, ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए जो सेशन बुलाना है वो सेशन गवर्नर बुलाएगा, बट गवर्नर इन दिस पर्टिकुलर कॉलिंग ऑफ द सेशन वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ, उनके हिसाब से काम करेगा, ठीक है, कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कहते तब तक गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनवाइट नहीं कर सकता कि आज जी एक सेशन रखाते हैं, ठीक है, और एक बड़ी एब्सर्ड इनफॉर्मल सी जगह पर फ्लोर टेस्टिंग हो रही है, ये नहीं कर सकता, जो इस केस में हमने देखने को मिला, ठीक है। तो उस टाइम वहां पर जो गवर्नर थे ज्योति प्रसाद राजखोवा, ठीक है, इस सिचुएशन को देखकर माननीय गवर्नर साहब थोड़े एक्साइट हो गए, उनको नजर आया दैट यस, अगर मैंने फ्लोर टेस्ट करवा दिया ऑब्वियसली रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो अपने नंबर्स प्रूव नहीं कर पाएगी, जिससे कि एक स्कोप मिलेगा ऑपोजिशन इन द स्टेट को टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। तो उन्होंने बहुत ही हैफ हैजर्ड तरीके से ये फ्लोर टेस्ट करवाया, और फ्लोर टेस्ट था भी बड़ा अजीब से, एक बहुत ही इनफॉर्मल सी जगह पे ये फ्लोर टेस्ट हुआ था। कॉन्सिक्वेंटली ये चीज सुप्रीम कोर्ट में गई, और वहां पर जो विप थे, हाउस विप थे बमंग फेलिक्स, ठीक है, इनकी तरफ से नरिमन साहब ने इनको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो एक तरीके से कांग्रेस की साइड बेसिकली यहां पर रिप्रेजेंट हो रही थी। तो इन्होंने यहां पर कहा कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि ऐसे असेंबली सेशन को अपनी ही डिस्क्रिप्शन पर बुला लें। सुप्रीम कोर्ट ने इनके तर्क को सुनकर एग्री किया, और कांग्रेस की गवर्नमेंट यहां पर रीस्टोर हो गई अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ नबम तुकी। ये भी एक बड़ा केस था, ठीक है। तो अगेन यहां पर भी इन्होंने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की कोशिश की। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है अबाउट कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आप सभी जानते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बहुत देर से रहा है। तो यहां पे नरिमन साहब ने कर्नाटका को टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, एंड फॉर 30 इयर्स कर्नाटका की साइड इन्होंने ली थी। अब इसमें हुआ ये था कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया था कि 6000 क्यूसेक्स यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकंड ऑफ वाटर 21 से 27 सितंबर के बीच में ये रिलीज करेंगे, ताकि वो तमिलनाडु में फ्लो करे और तमिलनाडु अपने एग्रीकल्चर और दूसरी चीजों के लिए इस पानी को यूज कर सके। लेकिन कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की जहां पे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पानी नहीं है जो हम दे सकें, एंड दे चोज टू डिफाई कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है, दे चोज टू डिफाई कोर्ट ऑर्डर्स। अब यहां पर फली एस नरिमन जो 30 साल से कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने इनके केस की आर्गुमेंट देने से बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट एट दिस इंस्टेंस इट डिसाइडेड टू वायलेट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज व्हाई फली एस नरिमन इज कॉल्ड एज भीष्म पितामह ऑफ इंडियन जुडिशरी। चाहे जिसकी भी साइड लें, कोर्ट की मान मर्यादा बनी रहे, कानून की मान मर्यादा बनी रहे, और रूल ऑफ लॉ इंटैक्ट रहे। फली एस नरिमन ने अपने इन सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो इमरजेंसी के अगले ही दिन इस्तीफा देने की बात हो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या फिर कर्नाटका गवर्नमेंट को 3 साल रिप्रेजेंट करने के बाद उसको छोड़ देना हो, उसका साथ ना देना हो, व्हेन कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वायलेट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। फली एस नरिमन ने अपने सिद्धांतों को हमेशा ऊपर रखा है, और यही सिद्धांत हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडियन लॉ को अपहोल्ड किया, मॉडर्न इंडियन लॉ को शेप किया, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दी 2018 में, तो उन्होंने नरिमन साहब को भी अप्रिशिएट करते हुए कहा कि इन्होंने हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द बार को अपहोल्ड किया है, कि बार का सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनका क्लाइंट हारे केस या जीते केस, या वो जीते या हारे केस, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो बनी रहेगी तभी तक उम्मीद है कि चीजें कानून के हिसाब से चलेंगी, राइट। तो फाइनली इसमें ऑर्डर ये मिला कि कर्नाटका को एनुअल वाटर रिलीज जो करना था 177.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट करने के ऑर्डर्स दिए, जो कि इनके इनिशियल एस्टिमेट से कम कर दिए गए थे, ठीक है। अदरवाइज कर्नाटका को ज्यादा पानी निकालना पड़ता, बट यहां पर कम कर दिया गया। और इसमें भी फली एस नरिमन की आर्गुमेंट्स ने जो कर्नाटका को प्रोटेक्ट किया, इट हैड अ बिग रोल टू प्ले, राइट। सो ये था फली एस नरिमन के बारे में। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में तो हमने देखा ही, लेकिन उनका जो मेजॉरिटी सिग्निफिकेंस हमारे भारत के लिए रही है वो उनके लीगल करियर से रही है, जहां पर बहुत ही नोटेबल केसेस में उन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स के जरिए जुडिशरी और इन डिसीजंस को एक डायरेक्शन में टिल्ट किया, जिससे कि आज का मॉडर्न लॉ इन इंडिया इन्फ्लुएंस होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, एंड इनमें से बहुत सारी चीजें मैं मानता हूं कि आप डिटेल में जानना चाहते हैं,
और आपके प्रीलिम्स से भी उनका काफ़ी अच्छा रेलेवेंस हो सकता है। तो जो लोग यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी डिटेल्स दोस्तों हम अपने SIP प्लस प्रोग्राम में कवर करते हैं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है आपके प्रीलिम्स एग्जाम का। इसका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली ऑन 23rd फरवरी। ठीक है, तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया है। वी आर प्रोसीडिंग अहेड विद एंशिएंट हिस्ट्री। ग्रेजुअली हम पॉलिटी को भी डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपका स्टैटिक पार्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है अलॉन्ग विद द कवरेज ऑफ पास्ट 1.5 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, उनको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज एक बैलेंस बनाना जरूरी है। वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन सच अ वे कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स को लेकर ही पकड़ के बैठ गए, या फिर सिर्फ स्टैटिक ही कर रहे हैं, करंट अफेयर्स से कोई कंसर्न ही नहीं हमारा। यहाँ पर एक बैलेंस बनाया जा रहा है जहाँ पर स्टैटिक के साथ साथ जो टॉपिक स्टैटिक के कवर हो रहे हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको बता दिए जाते हैं। सो आपका पूरा का पूरा सिलेबस विल बी कवर्ड बाय 21 मई। आई नो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार पेपर तो 26 मई को है, 21 को आप सिलेबस कंप्लीट करवाओगे। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि आपका देखो जो ब्रॉड सिलेबस है ना वो 7 मई को ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पोर्शंस एग्रीकल्चर, मैपिंग, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये हम लास्ट के कुछ दिनों में कवर करेंगे। एग्रीकल्चर में राइट आपको पता है किसान आंदोलन की वजह से ये न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने के लिए हमने इकोनॉमी से इसको थोड़ा सेपरेट किया है। राइट, तो एडिशनल चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। बाकी मोस्टली चीज़ें इकोनॉमी और ज्योग्राफी में काफ़ी हद तक आपकी कवर हो जाएंगी। मैपिंग, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये करंट रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम इन दिनों में इनको कवर करते हैं तो दिमाग में एक तो काफ़ी फ्रेश रहेगा, इट विल बी इजी फॉर अस टू रिकॉल इन द एग्जाम। प्लस इनसे रिलेटेड जो रीसेंट और लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जो मिड में तक आ चुकी हैं वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। सो इस कोर्स से आपके जीएस के साथ साथ जो सीसेट की वर्कशॉप्स भी मिलेंगी आपको, उससे भी फायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है जो कि हर लाइव क्लास के बाद आपका एक टेस्ट होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, 75 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट आप दोगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे, 10 जनरल स्टडीज के और 10 सीसेट के। तो इसको जरूर इनरोल करो और प्रीलिम्स में एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जल्दी आपसे क्लासेस में मिलते हैं। इसमें अगर आपने इनरोल करना है तो CS लाइव कोड आप यूज कर सकते हो, इसमें सिर्फ 4000 रुपीज में आप इनरोल कर सकते हो। जल्दी क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।